प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज साइकोलॉजी में एक नई थ्योरी को हम पढ़ने वाले हैं। आज की हमारी जो थ्योरी है उसका नाम है इरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, या फिर हम इसे कहेंगे इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इस थ्योरी को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में जिस जो है एरिया से, उसकी भी हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये एरिक्सन साहब की है। इनका थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। एरिक एरिक्सन, और जिनका जीवन काल 1902 से 1994 तक रहा, वॉज अ जर्मन बॉर्न अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोएनालिस्ट। यानी कि ये अमेरिका के जो है साइकोलॉजिस्ट भी थे, यानी कि मनोवैज्ञानिक भी थे, और साथ ही साथ जो है मनोविश्लेषण भी थे। एंड बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी, सबसे ज़्यादा इनकी थ्योरी में जो लोकप्रियता रही वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड फॉर कॉइनिंग इनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी। साथ ही साथ जो दो टर्म है जैसे कि आइडेंटिटी एंड क्राइसिस, जो है इनकी वजह से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बने अपनी इस थ्योरी की वजह से। और ये जो टर्म है आइडेंटिटी एंड क्राइसिस, इनकी वजह से क्या हुआ, ये सबसे अधिक जो है लोकप्रिय और प्रसिद्ध रहे, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी पर बहुत ही अधिक काम किया। अब अगर हम थ्योरी की बात करें, जो ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी है, outline 8 sequential stages spanning from infancy to late adulthood। यानी कि ये जो थ्योरी है 8 चरणों में डिवाइड है, जो इन्फेंसी से शुरू होती है और आपकी वृद्धावस्था तक चलती है। ईच स्टेज features a core psychological conflict that must be successfully navigated to develop a healthy personality एंड एक्वायर स्पेसिफिक बेसिक वर्च्यू। यहाँ पर क्या होता है, हम इसको ऐसे समझेंगे कि जो भी हमारी जो स्टेजेस हैं, जो शैशवावस्था से स्टार्ट होती हैं और हमारे लेट अडल्टहुड यानी वृद्धावस्था तक चलती हैं, हर व्यक्ति के अंदर ये स्टेजेस पाई जाती हैं। आप हो, मैं हूँ, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, वो इन 8 अवस्थाओं से जो एरिक्सन ने दी है अपनी मनोसामाजिक सिद्धांत में, इन 8 स्टेजेस से होकर सभी व्यक्ति गुजरते हैं। इन्फेंसी यानी कि आप बचपन में होते हैं, फिर आप बाल्यावस्था में आते हैं, आप किशोरावस्था में आते हैं, और उसके बाद आप जो है मिडिल एज में आते हैं, साथ ही साथ आप फिर उसके बाद जो है वृद्धावस्था में आते हैं। तो ये जो क्रम है, ये जो विकास है, ये सबका होता है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति का जो है क्रम सेम होता है। तो इन क्रमों में जब ये 8 स्टेजेस होती हैं, जैसे जैसे व्यक्ति इन 8 स्टेजेसों के पड़ाव को पार करता है, यानी कि शैशवावस्था से जब वो बाल्यावस्था में जाता है, बाल्यावस्था से जब वो जो है किशोरावस्था में जाता है, तो जैसे जैसे वो सीढ़ियों को चढ़ता है अपनी एज के अकॉर्डिंग, उसे क्या करना पड़ता है, उसे बहुत सी अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए जो है बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आप भी अपनी आइडेंटिटी समाज में बनाना चाहते हैं, यानी कि आप पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, परंतु उस गोल के और आप जहाँ खड़े हैं आज, इसके बीच बहुत डिस्टेंस है। और उस डिस्टेंस पे जब आप चलना शुरू कर रहे हैं, यानी आपने तो शुरू कर दिया, लेकिन उसमें बहुत से क्राइसिस आते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपने उसको पार कर लिया तो क्या होता है, जब व्यक्ति क्या करता है, इसमें सक्सेसफुली जो है इसको पार कर लेता है, तो जो एक हेल्दी पर्सनैलिटी उसकी डेवलप होती है। और उसके साथ ही साथ उसके अंदर एक वर्च्यू जो है, एक जिसे हम कहेंगे एक सुदृढ़ डेवलप होता है, एक वर्च्यू आता है। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और डिटेल में। तो यहाँ पर इतना समझ लीजिए, जब व्यक्ति इन 8 चरणों से होकर गुजरता है, अपनी वृद्धावस्था तक आता है, तो उसके बीच में बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो इनकी थ्योरी में ये 2 वर्ड्स आपको आइडेंटिटी और क्राइसिस बहुत देखने को मिलेंगे, जिसके कारण इनकी थ्योरी भी फेमस रही, ये भी फेमस हुए। इन्होंने बहुत कोशिश की अपनी थ्योरी को फेमस करने के लिए। मतलब एक एजुकेशन के क्षेत्र में आज हम इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं, कुछ तो बात है, तभी तो इसे हम पढ़ रहे हैं। तो व्यक्ति जब अपने गोल को अचीव कर लेता है तो उसमें पॉजिटिविटी रहती है। और इनकी ये थ्योरी अगर किसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा बात करती है तो व्यक्ति के इमोशंस पर, यानी कि ह्यूमन के
इमोशंस पर जो है सबसे ज़्यादा फोकस करती है ये थ्योरी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। ये जो साइको डेवलपमेंट थ्योरी है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी या फिर इसे मनोसामाजिक सिद्धांत हम कहेंगे हिंदी में, ये सबसे ज़्यादा अगर व्यक्ति के किसी भी एस्पेक्ट पर जो है फोकस करती है, वो उसका एस्पेक्ट कौन सा होगा, वो इमोशनली जो है इमोशंस पर सबसे ज़्यादा ये फोकस करती है। तो चलिए आगे हम देखते हैं जो इनकी 8 स्टेजेस हैं। ये इन्होंने 8 स्टेजेस दी हैं, यानी कि स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। पहली है इन्फेंसी, जिसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी बच्चे के अंदर दो तरीके की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। एक तो ट्रस्ट करते हैं दूसरे पर, और या तो फिर मिसट्रस्ट करते हैं। दूसरी स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, जिसके अंतर्गत है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। यहाँ पर क्या होता है, या तो उनमें स्वायत्तता की भावना आती है, या तो फिर वो शेम या फिर डाउट करते हैं अपने ऊपर। तीसरी स्टेज है प्री स्कूलिंग, यहाँ पर बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो इसमें कौन सी जो है इमोशंस आते हैं, उसमें इनिशिएटिव और गिल्ट के। तीसरी है स्कूल एज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, यानी कि परिश्रम बनाम हीनता, या तो उसको परिश्रम करने की आदत पड़ेगी या तो उसके अंदर हीन भावना आएगी। और अगली है एडोलेसेंस आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। यहाँ पर किस तरीके के इमोशंस डेवलप होते हैं, या तो उसे आइडेंटिटी की उसको खुद की पहचान मिलती है, या फिर वो कंफ्यूज रहता है कि वो क्या है। अगली स्टेज है यंग अडल्टहुड, जिसमें अगर हम बात करें तो इंटीमेंसी वर्सेस आइसोलेशन। यहाँ पर घनिष्ठता बनाम अलगाव, या तो फिर उसे उसका मनचाहा प्यार मिल जाएगा, या तो फिर वो क्या हो जाएगा, इन सब चीज़ों से बहुत ही हीनता महसूस करेगा अगर प्यार में धोखा खा लेता है। इन सारी चीज़ों को भी हम आगे एक एक करके जो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो ये 8 स्टेजेस हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगली है मिडिल अडल्टहुड। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है या तो आपके अंदर जनरेटिविटी या तो फिर स्टैग्नेशन जैसी इमोशंस डेवलप होती हैं। अगला है मैच्योरिटी, इसमें आपके जो है इसमें ईगो आइडेंटिफाई या फिर डिस्पेयर जैसी इमोशंस डेवलप होते हैं। और ये जितनी भी स्टेजेस हैं, चाहे वो इन्फेंसी हो, अर्ली चाइल्डहुड हो, प्री स्कूलिंग हो, ये जितनी भी 8 स्टेजेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, हर स्टेज में कोई ना कोई वर्च्यू डेवलप होता है। उस वर्च्यू की अभी हम आगे बात करेंगे। कोई ना कोई जो है वर्च्यू, या फिर इसे सुदृढ़ हिंदी में हम कहेंगे, वो डेवलप होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई होप डेवलप होती है हर स्टेज में। तो ये सारी चीज़ें हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पर जान लीजिए कि यहाँ पर 8 स्टेजेस हैं, वो कौन कौन सी हैं। आपने सारी स्टेजेस देख ली, अब एक एक करके इनको हम समझने वाले हैं। अब यहाँ पर हम पहली स्टेज देखेंगे जो इन्फेंसी की यानी कि शैशवावस्था की है, जिसमें क्राइसिस कौन सी हैं। इसकी क्राइसिस इसमें क्राइसिस है आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। वर्च्यू कौन सी डेवलप हो रही है, होप। और कैसे ये डेवलप होती है, फर्स्ट स्टेज में इन्फेंसी स्टेज 0 to 1 ईयर की है। क्राइसिस कौन सी है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। और वर्च्यू कौन सा डेवलप हो रहा है, होप का। अब ये होप कैसे आ रही है बच्चे के अंदर, ट्रस्ट से आ रही है या फिर मिसट्रस्ट से। तो अगर हम यहाँ पर देखें, infant learners whether to trust caregivers to meet basic needs, consistent care, build trust, or a neglect और इनकंसिस्टेंसी क्रिएट्स मिसट्रस्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इसको ऐसे समझेंगे। यहाँ पर ये बात कहना चाह रहा है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो 0 से 1 ईयर के होते हैं, आपने देखा होगा अगर आपके घर में होंगे, इसको इन सारी जितने भी यहाँ पर ये स्टेजेस दे रखी हैं, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे आप समझ में नहीं पाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई छोटा बच्चा है, वो कैसे सीखता है, हाउ लर्न, कैसे सीखता है,
अगर उसे ट्रस्ट मिलता है, जो उसकी केयर करते हैं, जो लोग उसकी केयर करते हैं, उससे उसको उन पर विश्वास कैसे होगा? जब वो उनके साथ रहेगा और अपने आप को सिक्योर समझेगा, तभी तो उसको ट्रस्ट होगा। तो ये ट्रस्ट उसके अंदर कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो 0 से 1 ईयर का है और आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको खिलाना चाहते हैं, उसके साथ खेलना चाहते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, ज़्यादातर छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, उछाल के ऊपर उछाल कर कैच करके ऐसे हम बच्चों के साथ खेलते हैं। आप भी ऐसा किया होगा आपने, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं। परंतु अगर जब फर्स्ट टाइम उसके साथ किया जाए, तो वो छोटा बच्चा जो होता है, अगर आपने उसको ऊपर उछाला फिर कैच किया, लेकिन फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो उसको डर लगता है, उसको विश्वास नहीं होता है इस चीज़ का। उसको ऐसा लगता है बच्चे को कि आप ऐसा ना उसे छोड़ दें और वो नीचे गिर जाए और उसको चोट लग जाए। लेकिन जब आप 2-3 बार 4-5 बार ऐसा करते हैं, उसको उछाल के कैच करते हैं, तो वो हँसने लगता है। पहले तो वो डरता है, लेकिन बाद में हँसने लगता है, क्योंकि उसको क्या हो गया, आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया है कि आप जितनी बार भी उछालेंगे, आप जो है उसको, बच्चे को कैच कर लेंगे, उसको गिरने नहीं देंगे। इससे क्या हो रहा है, उसके उसके अंदर क्या आ रहा है, ट्रस्ट आ रहा है। लेकिन अगर एक भी बार बच्चा आपके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, तो क्या होगा, वो आपके पास दोबारा आपकी गोद में नहीं आएगा और जैसे आप उसको उछालने की कोशिश करेंगे, तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, क्योंकि उसको आपके ऊपर क्या हो गया है, मिसट्रस्ट हो गया है। विश्वास ही नहीं है उसको आपके ऊपर कि आप उसको कैच कर पाएंगे। तो जब इस तरीके की पोजीशन आती है और बच्चा जो है ट्रस्ट पर, यानी कि विश्वास पर विजय कर लेता है, विश्वास पर विजय पा लेता है, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि जो उसके आसपास के लोग हैं, जो केयर टेकर हैं उसके, जो उसको केयर दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसको हार्म नहीं करेंगे। तो उसके अंदर एक जो है वर्च्यू डेवलप होता है। कौन सा वर्च्यू डेवलप होता है? होप का। फर्स्ट स्टेज में कौन सा वर्च्यू डेवलप होता है? होप का। मिसट्रस्ट और ट्रस्ट, और ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में कौन सा वर्च्यू डेवलप होता है? क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, होप का। और पहली स्टेज कौन सी है? इन्फेंसी, शैशवावस्था है, जिसमें बच्चे को ट्रस्ट भी होता है। कब होता है? जब वो सिक्योर अपने आप को फील करता है। और मिसट्रस्ट कब होता है? जब वो सिक्योर फील नहीं करता है। तो जिस चीज़ पर वो विजयी पा लेता है, अगर बच्चा ट्रस्ट पर उसने विजयी प्राप्त कर ली है, सक्सेस हो गया है, तो वो आप पर भरोसा करेगा और उसके अंदर जो है होप आएगी। परंतु अगर आपने उसको गिरा दिया, तो क्या हुआ, वो उसके अंदर मिसट्रस्ट आ गया और क्या होगा, उसके अंदर हीन भावना आएगी, मतलब उसके इमोशंस जो हैं वो दुखी हो जाएंगे, वो दुखी हो जाएगा। दूसरी जो स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड की है, जो 1 to 3 इयर्स के बच्चों की होती है। इसमें क्या होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब जैसे कि ये 1 to 3 इयर्स के बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा इस एज में जो लड़कियां होती हैं, वो लड़कियां अपनी मम्मी की कॉपी करती हैं। अगर मम्मी ने साड़ी वगैरह पहनी है, और या फिर पापा, जो लड़के होते हैं अपने पापा की कॉपी करते हैं, ऑफिस जाने का जो है, ऑफिस जाने की एक्टिंग करते हैं लड़कियां, मम्मी बनने की एक्टिंग करती, खाना बनाने की, अपनी गुड़िया को सजाने की, इस तरीके की एक्टिंग करती हैं। लेकिन अगर मम्मी पापा उनको सराहना देते हैं, प्यार करते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। लेकिन बहुत से घरों में आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं, 2 तरीके के बच्चे माहौल से आते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल में एक बच्चा आ रहा है एक ऐसे घर से जहाँ पर उसको बहुत केयर मिलती है, और उसके बोलते ही चीज़ें आ जाती हैं। अगर वो पॉटी या फिर टॉयलेट वगैरह करता है, इस उम्र में तो बच्चे खुद से ही जाना पसंद करते हैं, खुद से बाथरूम में बैठना पसंद करते हैं, और खुद के हाथ से ही खाना खाना पसंद करते हैं। बल्कि वो खा नहीं पाते हैं, लेकिन उनको खुद से ही खाना है, ऐसा वो जिद करते हैं। तो जब बच्चे इस तरीके से करते हैं और माँ बाप सराहना करते हैं, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे में क्या होता है, उसमें स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी की भावना विकसित होती है। परंतु वहीं पर अगर कोई ऐसा घर है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ हरदम लड़ते रहते हैं, बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, और उस घर में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, और बच्चे भी आपस में रोते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, मम्मी पापा भी लड़ते हैं, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, तो मम्मी पापा भी लड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे के अंदर, और जैसे कि बच्चे ने पॉटी कर दी या फिर सुसु कर दी, तो उसके ऊपर उसको डांटना, चिल्लाना, उनको बुरा भला कहना, या फिर अगर अपने हाथ से खाने की जिद कर रहे हैं और खाना गिरा देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो अच्छे से खा नहीं पाते, गिरा ही देते हैं, तो सिखाने के बजाय उनको डांटना, तो उनके अंदर किस तरीके की भावना आती है, उनके अंदर शेमलेस की भावना आती है, उनको खुद के ऊपर डाउट होने लगता है। या फिर स्कूल में
ये दोनों माहौल के बच्चे मान लीजिए क्लास में पढ़ते हैं और एक बच्चा जो है उसको होमवर्क मिलता है, अपने घर में जाकर अपनी मम्मी से बताता है, तो उसकी मम्मी हेल्प करती है होमवर्क कराने में या फिर जो भी उसने सीखा है उसको क्लियर कराने में। लेकिन दूसरा बच्चा अपने घर जाता है और उसके मम्मी-पापा से वो कहता है, अगर कहने के बाद भी उसको डाँट लेते हैं, फटकार लेते हैं कि अरे तू होमवर्क नहीं कर पाता, अरे ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से बच्चों में शेम और डाउट का भाव विकसित होता है। तो अगर उनके अंदर पॉजिटिव भाव विकसित हो रहा है, यानी कि जो बच्चा जिस बच्चे की केयर हो रही है, चीज़ें सिखाई जा रही हैं, शुशु पॉटी वगैरह करना, खुद से खाना खाना, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो उसके अंदर एक वर्च्यू डेवलप होगा क्योंकि वो उसमें क्या कर रहा है, उसमें जीत हासिल कर पा रहा है। तो उसके अंदर वर्च्यू डेवलप होगा कौन-सा, विल पावर का, उसके अंदर इच्छा शक्ति की भावना है, यानी कि वो और करना चाहेगा चीज़ों को। एक तरीके से जो है सक्सेस होने की एक सीढ़ी होती है। जब हम बच्चों को अच्छा सिखाते हैं तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। वहीं पर दूसरा बच्चा क्या करेगा, वो अपने पर उसको शेम डाउट हो रहा है, खुद के ऊपर शर्मिंदगी हो रही है, अगर उसने पॉटी कर दी, शुशु कर दी तो उसमें उसकी माँ उसको डांट रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके अंदर शेम और डाउट की भावना विकसित होती है। परंतु जो चीज़ उसमें अगर उसके साथ अच्छा हो रहा है तो उसमें विल पावर डेवलप होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं जो भी लिखा है, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया। Child develop a sense of independence through toilet training, feeding, walking, encouragement, build autonomy, criticisms create a shame। वही चीज़ें हैं कि अगर हम उसको सारी चीज़ें करना सिखाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, स्वायत्तता की भावना आएगी। जब स्वायत्तता की भावना आएगी तो उसके अंदर विल पावर आएगी, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो क्या करेगा, खुद पे शेम और डाउट ही करेगा। तीसरा क्या है, तीसरा हम देखेंगे। तीसरा है प्री स्कूलिंग, तो 3 to 6 ईयर होती है। इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब ये कैसे होती है, तो इनिशिएटिव या फिर गिल्ट यानी कि पहल बनाम दोष, इसको हम हिंदी में कहेंगे पहल बनाम दोष। आगे आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी सारी चीज़ें, ये इसमें हिंदी कंटेंट भी है इस पीपीटी में और इंग्लिश कंटेंट भी है, तो परेशान होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आपको हिंदी में भी सारी चीज़ें आगे अभी अवेलेबल हो जाएंगी इसी पीपीटी में। तो इसमें कौन सा वर्च्यू डेवलप हो रहा है, पर्पस का। कैसे होगा पर्पस का वर्च्यू डेवलप, हम यहाँ पर देखेंगे। द चाइल्ड बिगिंस प्लानिंग एक्टिविटीज, एक सेकेंड। Child begins planning activities, initiating play, and asserting control, support, build initiative, excessive control, और या फिर क्या होगा, criticism creates guilt। यहाँ पर जब छोटे बच्चे होते हैं, अब इस एज में, इस जो छोटा बच्चा है इस एज में 3 to 6 ईयर में बच्चा स्कूलिंग शुरू कर देता है, बच्चे का नाम लिख जाता है स्कूल में, स्कूल जाने लगते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर उसके जीवन में शुरू से ही पॉजिटिव, जैसे कि वो पॉटी वगैरह कर रहा था या फिर वो अपने हाथ से खाना खाना सीख रहा था, इसमें उसको पॉजिटिविटी मिली है, तो उसमें क्या होगा, जो बच्चे होते हैं उनमें ऑटोनॉमी विकास, मतलब उनके अंदर स्वायत्तता की भावना आ गई है। तो अब ये क्या करने वाले हैं, ये अपना जब स्कूल जाएंगे तो उनके अंदर जो है क्यूरियोसिटी आएगी, जिज्ञासा आएगी। जब स्कूल जाएंगे, क्योंकि उनको घर में भी वैसा ही माहौल मिल रहा है, तो स्कूल में भी क्या करेंगे, टीचर के साथ भी उसी तरीके से रहना स्टार्ट करेंगे। कोई भी काम है उसको पहले करने की कोशिश करेंगे। अब जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है, आपने क्लास में देखा भी होगा, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्वेश्चन सुनते ही उसका फट से आंसर देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि मैं ही पहले दूं, मैं ही पहले दूं, या मैं ही पहले करूं, कोई भी काम है। तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, पहल करेगा, खुद पहल करेगा, खुद आगे बढ़ के आएगा और पहले काम करने के लिए करेगा। लेकिन जो बच्चे सेकंड फैमिली से आए, जैसे कि मैंने 2 स्टेजेस आपको 2 कंडीशंस दिखाई थी। एक बच्चा किस फैमिली से बिलॉन्ग करता है और एक दूसरा बच्चा किस फैमिली, जो दूसरा बच्चा है जिस
पुअर कंडीशन से आ रहा है, वो बच्चा क्या करेगा, वो कभी आगे निकल के नहीं आएगा। उसको डर लगा रहेगा कि कहीं मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा ना हो, मुझे डाँट दिया जाए, हो सकता है मैं गलत हूँ। अपने ऊपर वो शर्मिंदगी महसूस करेगा अगर उसको आंसर आता भी होगा तो भी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चा आगे निकल के आएगा, एक्सप्लोर करेगा चीज़ों का, अन्वेषण करना चाहेगा, चीज़ों को सीखना चाहेगा, उसमें उत्सुकता बहुत ज़्यादा भरी हुई होगी। तो जब वो पहल करेगा और चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, उसमें पर्पस का जो है भाव, यानी कि पर्पस का वर्च्यू जो है डेवलप होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसमें गिल्ट आएगी, उसमें क्या आएगी, गिल्ट आएगी। तो थर्ड स्टेज कौन सी है, क्वेश्चन आ गया तो कैसे आपको पता रहेगा। थर्ड स्टेज कौन सी है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, या फिर इसे पहल बनाम दोष कहेंगे। इसका जो वर्च्यू है वो क्या है, पर्पस। आपको याद रखना है क्वेश्चंस, क्योंकि इन्हीं स्टेजों के अंतर्गत या फिर उनके वर्च्यू से लेके पूछ लेगा, क्राइसिस से पूछ लेगा, स्टेजेस से पूछ लेगा, टर्म्स में पूछ लेगा, फिर मैच द फॉलोइंग में या फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, जितने भी टाइप्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगला हम देखेंगे स्टेज नंबर 4। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्री स्कूलिंग थी, अब ये स्कूलिंग एज आ गई है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी, यानी कि परिश्रम बनाम हीनता। या तो वो अ, अपने काम के प्रति उसके अंदर लगन होगी, कोई भी काम करने के प्रति, या तो फिर वो हीन भावना जो है उसके अंदर आएगी। और इन्हीं दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, हर बच्चे में होता है, इन्हीं दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। और जिस पर वो जो है विजयी प्राप्त करेगा, यानी कि जिसको वो अचीव कर लेगा, उसी तरीके का वर्च्यू उसके अंदर आएगा। अगर वो पॉजिटिव रहता है तो उसके अंदर जो है कंपटेंसी का वर्च्यू डेवलप होगा, नहीं तो उसके अंदर क्या होगा, हीनता की भावना, यानी कि इन्फ्योरिटी की जो है भावना, उसके अंदर इमोशंस डेवलप होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया भी, ये थ्योरी सबसे ज़्यादा फोकस करती है इमोशंस पर, शुरू में ही बताया था। तो यहाँ पे सारा काम जो है उस बच्चों के इमोशंस पर हो रहा है। तो इसको देखेंगे हम। अब बच्चा बड़ा हो गया है, 6 to 12 ईयर के बीच की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चाइल्ड डेवलप स्किल इन अकेडमिक एंड सोशल एरियाज। सक्सेस बिल्ड कंपेटेंसी, सक्सेस क्या करेगी, उसमें कंपेटेंसी बिल्ड करेगी। फेलियर को क्या करेगी, लैक ऑफ इंकरेजमेंट क्रिएट्स अ इंफीरियरिटी। अगर वो फेलियर हो रहा है तो उसके अंदर इंफीरियरिटी की भावना आएगी। तो अब इसको एग्जांपल से हम कैसे समझेंगे, मान लीजिए जो बच्चा अभी प्री स्कूलिंग में था, वो बड़ा हो गया है, 6th में आ गया है। तो इस एज के बच्चों में क्या होता है, जो शुरू से ही क्या थे, पॉजिटिव में थे, पॉजिटिव वे में आ रहे थे जैसे जैसे, तो उनके अंदर क्या होगा, कोई भी काम करने की जो इच्छा शक्ति है, जो भी कोई भी काम करना चाहेंगे वो, उसके लिए वो आगे बढ़ेंगे। यानी कि ये उत्तर बाल्यावस्था है, ये इस एज को हम कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 to 12 ईयर की एज है, इसमें हम इस एज को हम लेटर चाइल्डहुड कहेंगे। जब बच्चों में जो है इस तरीके की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं, नए ज्ञान को पाने के लिए शुरू कर देते हैं। यानी कि उनके पास एक पर्पस आ गया था, उस पर्पस को पूरा करने के लिए वो नई नई स्किल्स को सीखना चाहेंगे। नई स्किल सीखेंगे, सीखने के बाद, क्योंकि उनको अब क्या मिल रहा है, उनको जो है मोटिवेशन मिल रहा है हर पहल पर। जैसे कि एक टीचर होता है, अपने बच्चों को हर समय मोटिवेट करता है, तो मोटिवेशन से उनको क्या मिल रहा है, उनको आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है, जिससे कि वो अपने जो भी उन्होंने उद्देश्य, यानी कि प्रीवियस में जो उन्होंने उनका वर्च्यू उद्देश्य का डेवलप हुआ था, यानी कि उन्होंने कुछ पर्पस बना लिए थे, तो उन पर्पस को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर वो सक्सेस होते हैं, अगर वो सक्सेस होते हैं तो उनमें कौन सी भावना डेवलप होती है, उनके अंदर कंपटेंसी आती है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया भी, कंपटेंसी आती है, यानी कि उनमें सामर्थ्य आता है। जब हम अपने उद्देश्य को बनाते हैं, उद्देश्य यानी कि जो भी हम पर्पस बनाते हैं, और जब उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, सामर्थ्य आ जाता है, यानी कि उस लक्ष्य को हम पा ही लेंगे, इस तरीके का सामर्थ्य हमारे अंदर उस तरीके का
बल आने लगता है। और ये बल कैसे आता है? जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक आपके अंदर इस सामर्थ्य का बल नहीं आएगा। अगला जो हम देखेंगे स्टेज नंबर 6, ये 12 से 18 साल की होती है, ये एडोलेसेंस होती है। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन रहेगा। अब ये कैसे रहेगा और इसमें कौन सा वर्च्यू डेवलप होगा? इसमें फिडेलिटी का जो है वर्च्यू डेवलप होगा, यानी कि कर्तव्य परायणता, फिडेलिटी, कर्तव्य का पालन करने की जो है इच्छा शक्ति आपके अंदर डेवलप होगी। कैसे होगी? पहचान, यानी कि आप एक पहचान बनाना चाहते हैं, आपका जो है लक्ष्य क्लियर, आपका गोल जो है वो क्लियर है, आपका उद्देश्य जो है वो क्लियर है, आपको पता है आपको क्या करना है। तो आप क्या करेंगे? आप उसी वे में चलते जाएंगे और अपने गोल को पालेंगे। यानी कि जैसे कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य उसी पर फोकस होना चाहिए, आप वही बनना चाहते हैं। या फिर समाज में जो बच्चे होते हैं, किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं, उनका कोई ना कोई आइडियल होता है, वो किसी ना किसी आइडियल को फोकस करके अपना काम करते हैं। तो शीशे में देखते हैं अपना चेहरा अपने आइडियल का चेहरा कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब उनका लक्ष्य एकदम क्लियर होगा तो उनका चेहरा उनके आइडियल के चेहरे से मैच होगा। परंतु अगर आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं आपको करना क्या, टीचर बनना है कि आपको डॉक्टर बनना है कि आपको इंजीनियर बनना है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे उस चीज़ को अपने गोल को अचीव कर पाएंगे? तो आपका चेहरा और आपके आइडियल का चेहरा तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जिस चीज़ को वो, मान लीजिए आप अपने गोल को पा लेते हैं तो बच्चों में कंफ्यूजन नहीं होता है। ऐसे बच्चों में बहुत कंफ्यूजन बना रहता है कि मुझे करना क्या है। या फिर कभी कभी ना घर में भी ऐसा होता है कि बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के अकॉर्डिंग चलते हैं कि बच्चे को क्या करना है, उनका गोल क्लियर होता है। लेकिन बहुत से घरों में क्या होता है ना, पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा क्या करे। अगर वो मान लीजिए फोटोग्राफी करना चाहता है लेकिन पेरेंट्स पीछे पड़ा है, नहीं यार तू टीचर बन जा, नहीं यार तू किसी गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई कर ले, नहीं यार तू ये कर ले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंफ्यूजन है, बच्चा खुद ही नहीं समझ पा रहा उसको करना क्या है। तो जब ये दोनों क्राइसिस होती हैं और जिस क्राइसिस में वो जो है सक्सेस अचीव करता है, जब सक्सेस अचीव करता है तो उसको क्या मिलता है? उसको उसकी आइडेंटिटी मिलती है और फिडेलिटी जैसी वर्च्यू का डेवलपमेंट होता है। परंतु अगर वो सक्सेस नहीं पा पाता, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी देखा भी, तो क्या होता है? उसके अंदर जो है कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अगला है स्टेज 6, यंग अडल्टहुड 18 टू 40 ईयर्स। 18 टू 40 ईयर्स या फिर 20 टू 30 ईयर्स भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। इसमें घनिष्ठता बनाम अलगाव जिसको हम कहेंगे, यानी कि इंटीमेंसी वर्सेस आइसोलेशन। अब यहाँ पर घनिष्ठता, घनिष्ठता से मतलब क्या है? यानी कि इंटीमेसी से मतलब क्या है यहाँ पर? अ, अब बच्चा क्या करने लग गया? कॉलेज जाने लग गया है। अब कॉलेज जाएगा तो उसे अट्रैक्शन होगा लड़कियों से, उसके अंदर प्यार की भावना, मतलब वो डेटिंग करेगा, प्यार करेगा, प्रपोज करेंगे एक दूसरे को। अगर ये पॉजिटिव वे में जा रहा है, उसको धोखा नहीं मिलता है किसी लड़की से, उसको मतलब मान लीजिए वो पढ़ाई भी कर रहा है, साथ ही साथ कोई लड़की पर उसका क्रश आ गया और वो उसे जो है वो हो गया, यानी कि उसे बात शादी तक पहुंच गई, उसने अपना गोल भी अचीव किया, शादी भी कर ली, जिससे वो प्यार करता था, ये सारी चीज़ें उसे मिल गई ना, तो क्या होता है? वो पॉजिटिव वे में जा रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए उसने प्यार किया किसी से, मतलब जिससे वो लव करता है, वो किसी और के साथ डेटिंग करती हुई पकड़ी गई, तो उसको क्या यहाँ पे हो गया? उसको धोखा मिल गया, उसकी पढ़ाई भी क्या हो गई? इसी चक्कर में खराब हो गई, मतलब उसने कुछ अचीव नहीं किया। तो यहाँ पर अगर वो अपने गोल को गेन कर लेता है, स्टडी के साथ साथ अपनी प्रेमिका को भी पा लेता है, अच्छी लाइफ जीता है, तो उसको यहाँ पर जो वर्च्यू डेवलप होता है वो है लव का। और नहीं पा रहा है तो उसके अंदर क्या वर्च्यू डेवलप होगा? यानी कि उसमें अलगाव, कि मतलब वो इस चीज़ को गलत मानेगा कि नहीं भैया सब बेकार है, प्यार व्यार करना धोखा है, कोई किसी का नहीं होता है, लड़कियां छोड़ के चली जाती हैं,
तो इस तरीके की भावना उसके अंदर आएगी और साथ ही साथ वो अपनी स्टडी से भी डिस्ट्रैक्ट होगा। तो इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम पहले। अ यंग अडल्ट फ्रॉम intimate loving relationship सक्सेस लीड्स टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। अगर सक्सेस होता है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं। इफ फेलियर लीड्स टू लवलाइननेस एंड आइसोलेशन। अगर वो फेल होता है तो उसके अंदर हीनता की, अलगाव की भावना आएगी, यानी कि वो फिर कभी प्यार करने के लिए नहीं सोचेगा। अगर जिससे उसकी शादी भी हो रही है तो वो शायद उसके ऊपर भी शक करे कि इसका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा होगा। इस तरीके की जो है भावनाएं उसके अंदर आएंगी। कोई भी थ्योरी बनती है, कोई थ्योरी का अगर क्रिएट करता है तो वो थ्योरी हमारे, तुम्हारे और समाज से रिलेटेड ही होती है। जो हमारे साथ होता है या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। इन दोनों के बीच में जो भी हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें हमें मिलती हैं। अगला है मिडिल एज, जो 7th स्टेज है, 40 to 65 ईयर। इसमें क्या हो रहा है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी कि यहाँ पर जो वर्चू डेवलप होगा वो केयर का होगा। आपको याद रखना है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, स्टेज, क्राइसिस और वर्च्यू। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं फिर आपको एक बार रिमाइंड करा रही हूँ, आप इस चार्ट को बना के रख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिन में 2 बार जरूर देखिए। आपको याद हो जाएगा कि कौन सी स्टेज में कौन सी क्राइसिस है और साथ ही साथ कौन सा वर्च्यू डेवलप हो रहा है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, कभी 2 आ गए, कभी 3 आ गए, लेकिन आते ज़रूर हैं। तो आपको ज़रूर अपने मार्क्स को कम नहीं करना है, आप अपने मार्क्स को बढ़ाना ही है, तो उसके लिए इसका रिवीजन ज़रूर करिए। अगला केयर कैसे आता है, अभी उसने लव किया, शादी कर ली, उसकी लाइफ सक्सेस हो गई। उसके बाद वो क्या करेगा, अपने परिवार के लिए जीना, अपने परिवार के लिए जीना चाहेगा, अपने परिवार को सुखी देखना चाहेगा, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, मेरी वाइफ खुश रहे, उसको घुमाने फिराने ले जाना। इसके लिए क्या लगता है, पैसा लगता है। पैसा कमाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा तो अपने बच्चों की केयर कर पाएगा। तो इसमें कौन सा वर्चू डेवलप हुआ, केयर का। क्योंकि अब उसने शादी कर ली है, उसके बाद वो अपनी फैमिली को एक अच्छे से देखना चाहता है। लेकिन जो नहीं कर पाते हैं इस तरीके से, उनमें स्थिरता की भावना आ जाती है। यानी इस एज में ये सारी चीज़ों से ऊपर उठकर भी क्या होता है, अभी व्यक्ति क्या करने लग रहा है इसी स्टेज में, अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देता है। उसके बच्चे हैं या फिर जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो समाज के बारे में सोचना शुरू कर देता है ना कभी-कभी। तो जैसे नेता लोग क्या करते हैं, जो नेता लोग होते हैं वो समाज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं ना, कि हमारी जनरेशन का क्या होगा, हमारी जनरेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ अच्छा होना चाहिए, भला होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं हम अपने परिवार की केयर, अपने समाज की केयर, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अडल्ट contribute to society through a career, family, community. Success bring a fulfillment or lack of contribution leads to a stagnation. अगर वो सक्सेस हो रहा है तो उसको फुलफिलमेंट मिल रही है, अगर नहीं हो पा रहा है तो स्टेगनेशन मिल रहा है। अगर फुलफिलमेंट हो रही है तो उसको केयर का वर्च्यू डेवलप हो रहा है। यहाँ पर जितने भी वर्च्यू डेवलप हो रहे हैं वो उसकी सक्सेस पर ही डेवलप हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप सक्सेस नहीं होंगे तो आपके अंदर कोई भी वर्च्यू डेवलप ही नहीं होगा ना, आप वहीं पर रुक जाएंगे। लास्ट स्टेज क्या है, लेट अडल्टहुड, यानी कि आपका बुढ़ापा आ गया है, वृद्धावस्था, जो 60+ ईयर्स है, उसके बाद तो मर ही जाना है। यहाँ पर आइडेंटिटी वर्सेस डिस्पेयर, यानी कि यहाँ पर विजडम आएगा आपके अंदर। विजडम कैसे आएगा, अब जैसे कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति है, अब लास्ट स्टेज है, आपकी ज़िंदगी की भी लास्ट स्टेज है, तो यहाँ पर आपके अंदर एक अलग लेवल की जो है बुद्धिमत्ता आ जाएगी। आप जो व्यक्ति सक्सेस रहा अपने जीवन में, यहाँ पे आपने 2 चीज़ें देखी ना, एक ऐसा व्यक्ति देखा
जो अपने जीवन में सक्सेस पाता गया और वर्च्यू डेवलप होती गई। एक व्यक्ति ऐसा रहा जो निराशा से ही आता गया, प्यार में भी धोखा खा गया, नौकरी भी ढंग की नहीं मिली, अच्छे से पैसा भी नहीं कमा पा रहा है, शादी हुई पत्नी पर शक कर रहा है और शादी हुई उसके बाद अपने बच्चों का और पत्नी का भी अच्छे से भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, और जो उसके दोस्त यार हैं वो भी उसको धोखा दे रहे हैं, परिवारजन भी उसको धोखा दे रहे हैं, मतलब इस तरीके की कंडीशंस जो झेल रहा है। तो जब बुढ़ापा आता है ना, तो जब हम एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो हम जब आंखें बंद करते हैं अपने बुढ़ापे में, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको अपना जीवन याद आता है कि उसने क्या अचीव किया, क्या उसने छोड़ा, क्या किया, क्या नहीं किया, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप कहीं गाँव में चले जाइए या फिर आप शहर में ही अपने दादा-दादी अगर हों उनके पास बैठ जाइए, वो अपनी जीवन की कहानियाँ बताने लगेंगे, जो पॉज़िटिव होते हैं वो पॉज़िटिव चीज़ बना बताते हैं। वो सा आज मतलब जो लोग टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं वो आपको उसी तरीके की चीज़ें बताएँगे, लेकिन जो लोग फेलियर रहते हैं वो यही कहेंगे कि नहीं यार धोखा है, प्यार मत कर, बहुत धोखा है उसमें, दोस्ती मत कर, सब दोस्त धोखेदार होते हैं, अरे घर वाले सब धोखेदार होते हैं, इस तरीके की बात करेगा एक फेलियर। लेकिन जो व्यक्ति उसने हमेशा हर चीज़ें अच्छी-अच्छी अचीव की हैं, प्यार भी उसको मिला, पैसा भी मिला, नाम भी कमाया, तो वो यही चाहेगा हाँ बेटा तू ऐसे कर, ऐसे करेगा ना तो तू ऐसे सक्सेस होगा। यानी कि अपने को देखेंगे वो आपके अंदर कि नहीं बेटा तू ऐसे कर, बेटा तू वैसे कर, हाँ बेटा तू प्यार कर, लव मैरिज इज़ द बेस्ट, लव मैरिज करनी चाहिए, तू भाग जा लेके, मतलब इस तरीके की चीज़ें आपको बताएँगे। तो बुढ़ापा जो होता है, जब आप इस लास्ट स्टेज पे आते हो तो आपके अंदर जो वर्च्यू डेवलप होता है विज़डम का, यानी कि बुद्धिमत्ता का। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया। ओल्डर अडल्ट रिफ्लेक्ट ऑन अ लाइफ satisfactions with life leads to live to integrity and wisdom, regards and unmet goals, lead to differentness and disappear। क्या हो रहा है यहाँ पर, वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर वो सक्सेस पा रहा है, अगर उसने जीवन में सक्सेस सदैव पाई है, तो उसके अंदर वो अच्छी-अच्छी बातें आपसे करेगा। अगर उसने धोखा पाया है, तो आपसे वो अपनी ही बातें बताएगा, नहीं यार वो ऐसा, वो उसी हिसाब से समाज को देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है, आपको ये स्टेजेस पता होनी चाहिए, और उस जो भी स्टेजेस के अंतर्गत क्राइसिस आ रहे हैं, और साथ ही साथ वर्च्यू, इस चीज़ का आप चार्ट बना लीजिए, कहीं लिख कर रख लीजिए, इसको रोज़ देखिए, याद हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा रही हूँ। अब आगे हम इसको हिंदी में फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं, समझ हमने सारी चीज़ें ली हैं, सिर्फ इसको एक एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एरिक्सन का ये सिद्धांत है, यह बताता है कि व्यक्ति का मानसिक सामाजिक विकास जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन भर 8 चरणों में होता है। हर चरण में व्यक्ति को एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संकट यानी कि द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। इस संकट को सफलतापूर्वक सुलझाने से विशेष मनोसामाजिक शक्ति यानी कि सद्गुण का, वर्च्यू का डेवलप होता है। पहला मैंने क्या बताया था एरिक्सन का, जो विश्वास बनाम अविश्वास, जो शैशवावस्था है जन्म से 1 वर्ष तक की होती है। इसमें क्या होता है, शिशुओं की देखभाल ठीक से होती है तो उन्हें प्यार और सुरक्षा मिलती है, तो दुनिया भर पर भरोसा करना सीख जाते हैं। इसमें सफल होने पर आशा नामक गुण विकसित होता है। दूसरा है स्वायत्तता बनाम शर्म संदेह, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था है, 1 से 3 वर्ष की है। इस चरण में बच्चे अपनी स्वतंत्रता और नियंत्रण की भावना विकसित करते हैं। माता पिता का समर्थन बच्चों में इच्छा शक्ति यानी कि विल का संचार करती है। तीसरा है पहल बनाम अपराध बोध, या पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष की है। बच्चे नई गतिविधियों और कार्यों की शुरुआत करते हैं, जब उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है तो वे उद्देश्यपूर्ण यानी कि पर्पस कार्य करना सीखते हैं। अगला है परिश्रम बनाम हीनता, चौथी स्टेज है। मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। स्कूली और सामाजिक गतिविधियों में बच्चे कुछ नया सीखने और उत्पादन बनाने का प्रयास करते हैं, इसे सामर्थ्य या फिर कंपेटेंसी कहते हैं। पहचान बनाम भूमिका या फिर भ्रम, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष।
यह एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें किशोर अपनी व्यक्तिगत पहचान, मूल्यों और भविष्य के लक्ष्यों की खोज करते हैं। इसे सुलझाने से निष्ठा यानी कि फिडेलिटी का गुण जो है उत्पन्न होता है। हमने सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ ली हैं, अभी मैं इसको रीड कर रही हूँ। छठा है आत्मीयता बनाम अलगाव और युवा या फिर वयस्क अवस्था 18 से 40 वर्ष। इस चरण में व्यक्ति दूसरे के साथ संघर्ष प्रेमपूर्ण दूसरे के साथ घनिष्ठ प्रेमपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास करता है। सफलता मिलने पर प्रेम का विकास होता है। उत्पादकता बनाम स्थिरता 7वीं स्टेज है। मध्य वयस्कता 40 से 65 वर्ष। व्यक्ति समाज, करियर और परिवार के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में योगदान देते हैं। उसकी देखभाल, केयर की भावना विकसित होती है। अगला है संपूर्णता बनाम निराशा वृद्धावस्था 65 वर्ष से अधिक। व्यक्ति अपने जीवन की उपलब्धियों और असफलताओं का मूल्यांकन करते हैं। इसे द्वंद्व के सफल समाधान में बुद्धिमत्ता विजडम प्राप्त होता है। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। आई होप कि ये क्लास समझ में आई होगी आपको। ये जितने वर्चू दिए हुए हैं आपको सब याद कर लेने हैं क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए फिर हम फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक नई थ्योरी के साथ। आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही रही। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कोई भी नया वीडियो मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।